हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल जैन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम राज के पुरोहित जी के इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने उनके बचपन की कहानी सुनी, वो कैसे एबीवीपी में आगे बढ़े, वो कैसे एक नेता के तौर पर उभरे, कैसे उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स डेवलप की, उसके बारे में हमने सीखा। आज का हमारा दूसरा हिस्सा, वो कैसे एक महान नेता बने, कैसे उन्होंने मुंबई में आके अपनी राजनीति के अंदर कैसे उन्होंने लोगों के समक्ष रहे, कैसे उन्होंने अपना गढ़ मजबूत किया, आज उनके बारे में हम सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे तो लाइव चल रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमें आगे क्या करना है। पढ़ रहे थे, विद्यार्थी जगत की नेतागिरी कर रहे थे, स्टूडेंट लीडर बन चुके थे, स्टैब्लिश कार्यक्रमों में जाते, आयोजन में जाते, आंदोलन में जाते। उन दिनों में इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट तूफानी दौर पे था और इतना तूफानी दौर पे था कि इंदिरा जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चलता हुआ केस, राजनारायण जो एक थे, दुनिया उनको जोकर बोलती थी, और चरण सिंह जी चौधरी के खास थे। माहौल बहुत गर्माया हुआ था, पूरे देश में जन आंदोलन हो रहा था, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दो, महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी। मैं अगर वो कुछ उससे माने की बातें नहीं करूँगा तो आपका ये जो जीवन काल है, मेरे लिए नहीं पर जो देख रहे हैं उनके लिए अधूरा रहेगा। उस समय जयप्रकाश जी ने राष्ट्रीय स्तर पर लोक संघर्ष समितियां बनाई। जो पुराने राजनीति में लोग हैं वो ये नाम सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। लोक संघर्ष समिति, केंद्रीय लोक संघर्ष समिति, राज्य लोक संघर्ष समिति, जिला लोक संघर्ष समिति। और मैं उस राज्य स्तरीय लोक संघर्ष समिति में सबसे कम उम्र का सदस्य था। और मेरा सौभाग्य था कि उस ज़माने में लोक संघर्ष समिति के कारण मुझे बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठने को भी मौका मिला, विचार करने को भी मौका मिला। शायद वो मेरा भाग्य था कि 17-18 साल के एक छात्र नेता को इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मैंने आंदोलन में भी सिरोही जिला जो था वो कई बार बंद करवाया। हमारा जिला तो एकदम शांत जिला कहलाता था। वहाँ एसआरपी, स्पेशल रिजर्व पुलिस आई, रास्ते बंद हुए, हम अंडरग्राउंड हो गए। पहले सब जैसे देश की आज़ादी में कुछ शब्द सुने जाते थे ना, अंडरग्राउंड हो गए, संघर्ष चला, रास्ते बंद, ऐसा माहौल हुआ। पूरे देश में था, हमारे वहाँ भी हुआ। एसपी, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, सब प्रेस, हमारे कई बार लाठियाँ चार्ज हुए। और मुझे बताते हुए कि राजस्थान की विधानसभा में हमारे सिरोही जिले का बंद की आवाज़ उठी और मेरे नाम से जिक्र किया कि विद्यार्थियों को सिरोही जालों में परेशान किया जा रहा है। और जो मैंने विद्यार्थी छात्र नेताओं से जो दोस्ती बनाई थी, उसके कारण जो ओझा थे, राजकुमार ओझा, जोधपुर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा, अपने जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के, वो मेरी मदद के लिए दौड़े। और एक विचित्र सा माहौल, एक सोए हुए शहर में, एक शांत जिले में, और आजू बाजू में भी शांति थे। उन दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसका एक अधिवेशन हुआ फालना में। उस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा उदयपुर आए। उस समय हमारी कॉलेज में करीबन 514 लोग थे। एक बड़ी खुशी की बात है
क्या 514 में से करीबन में 400 लोगों को फालना में, जो हमारे पास में जिला है, वहाँ का अधिवेशन में 400 लोगों को लेके गया। आप कैसे लेके गए बताइए? बसों में गए, सिरोही रोड, पिंडवाड़ा, फ्री ऑफ चार्ज, जो साधन मिला चढ़ो। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी, सब बैठे और फालना उतरे। फालना स्टेशन के पास में ही अधिवेशन था। दिन भर अधिवेशन ज्वाइन किया और अधिवेशन ज्वाइन करने के बाद वाह थी उस समय में सब। पहला हमारी मुलाकात भी वहाँ ओम प्रकाश माथुर से वहाँ हुई। वो भी उनका शुरुआत के दिन थे। वहाँ कनक परमार से हुई और बहुत उत्साह के माहौल में वो ऐतिहासिक अधिवेशन सफल हुआ। और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर वहाँ से बसें आए और रास्ते में हाईवे पे आके रुके और जो ट्रक मिला, जो ट्रेन मिली, जो बस मिली, वो ज़माना क्या था, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के बाद एक बस आती थी। ट्रक चलते थे थोड़े बहुत, नेशनल हाईवे था तो ज़बरदस्ती ट्रकों को रोक रोक के वापस पहुँचे सवेरे तक। क्या माहौल था उन दिनों में। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष OTC भी की, ऑफिसर ट्रेनिंग। एक बहुत अलग अनुभव रहा। और जिस समय मैं द्वितीय वर्ष OTC में था, मैंने उस समय 14वीं कर ली थी। 15वीं में मेरा प्रवेश हुआ। यस, 12वीं नहीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 13वीं का मेरा एग्ज़ाम हुआ और 14वीं में प्रवेश हुआ BA फाइनल में। जिस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1 महीने का जो ट्रेनिंग कैंप होता है अजमेर ज़िले में, विजयनगर के बाजू में, वहाँ पर OTC में था। और स्वर्गीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर का स्वर्गवास हुआ। पहला अनुभव हुआ वहाँ करीबन 700 स्वयं थे। इतनी बड़ी धर्मशाला मैंने तो कभी सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। और राम के कोई संप्रदाय था, राम का, उनकी धर्मशाला थी। 750 स्वयंसेवक संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के उस धर्मशाला में एक ही स्थान पर, साथ में करीबन 100-150 जो शिक्षक होते थे, वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रहने का, इतनी बड़ी संख्या में कक्षाएं लेने का, इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम, और उसका इतना बड़ा मैदान जहाँ पर एक 700-800 स्वयंसेवक, एक लठ जो डंडा होता था बांस का, वो लठ से जितना दूरी हर एक को लगती थी कि लठ चलाते थे। ये सवेरे 7 बजे से लेके 9-9:30 बजे तक, और दिन को फिर अलग अलग विषयों पर चर्चा गठन। फिर शाम को 3-4 से लेके बौद्धिक वर्ग होता था, अलग अलग विषयों पे मार्गदर्शन होता था। फिर शाम को शाखा लगती थी और बहुत खेल कूद होता था। फिर भोजन करो, रात को सो। मैंने वो बड़ी मेहनत और हिम्मत से संघ, क्योंकि मैं तो एक मेरा जो बैकग्राउंड था वो एक स्वतंत्र बैकग्राउंड था, एक अलग पर्सनालिटी का बैकग्राउंड था, पर एक समर्पित स्वयंसेवक था होने के नाते, एक समर्पित। उस समय में इस्टेब्लिश ABVP का एक पदाधिकारी इस्टेब्लिश हो गया था। मोहन जी जोशी उस समय में राजस्थान के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखते थे, और उनके नेतृत्व बाद में वो विश्व हिंदू परिषद में गए। बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक थे, बहुत ही मीठे स्वभाव के थे, और उन्होंने राजस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा किया। अब मेरे को इतना बड़ा डिसिप्लिन में रहना
जब ओटीसी में एक कहावत है कि जब आप सोना चाहते हो तब उठाया जाता है, और जब आप उठना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तब सुलाया जाता है। क्योंकि हम सवेरे उठ के 2-3 घंटे एक्सरसाइज और विभिन्न कार्यक्रम करते थे। फिर उसके बाद जो नाश्ता मिलता था भगवान ही मालिक है। दलिया, साधारण नाश्ता। पम्पकिन को भोपला बोलते, भोपला, भोपले का पानी। भोपला तो उसमें दिखता ही नहीं था। वो खाना सही मायने में जिसने वो ओटीसी की ना, वो व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकता। वो खाते थे और फिर क्लासेस शुरू होती थी विभिन्न विषयों पर, भारतीय संस्कृति पे, भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर, धर्म पर, संस्कृति पर, सारे जीवन के विभिन्न वैल्यूओं पर जो होता था ना, उस पर वहाँ पर दृष्टिकोण होता था। वो करना, तो उसमें सवेरे जल्दी उठे थे, नींद आती थी, और फिर भोजन, फिर सोना कंपलसरी। हम गप मारना चाहते थे, सब युवा थे, हंसी करना चाहते थे, उस समय सबको कंपलसरी सोना होता था। और जब नींद आने का टाइम सवेरे होता था 2-2:30 बजे, तो बोले उठो, अभी कोई बड़ा विद्वान, इस समय हर कोई बड़ा बड़ा विद्वान आते थे। और वो 3 से 4 का जो टाइम होता था, उसमें 1 घंटा उनका बौद्धिक होता था। बौद्धिक मतलब किसी अच्छे विषय पर लेकर मार्गदर्शन। उस समय हमारे सोने की इच्छा हमारे सोने की इच्छा होती थी, जो भी हो। फिर वापिस वहाँ से मुझे ध्यान में नहीं कुछ मिलता था कि नहीं मिलता था, शायद बॉयल चने मिलते थे, वो बिना मसाले के। और वहाँ से फिर सापिस शाखा कर जाते थे। फिर शाम को वो सब्जी और रोटी। भगवान ही मालिक है। पर एक कठिन मिलिट्री जैसी परीक्षा थी, उसमें सफल हुए। 14वीं में आए। 14वीं में जेपी मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने में था। उसमें आंदोलनों में गया, मोर्चों में गया, धरनों में गया। पर उसमें जो सामाजिक छवि थी, जैसे किसी बच्ची को किसी ने, कॉलेज के विद्यार्थियों ने, या किसी हॉस्टल वाले जब बदनाम हुआ करते थे, और वो लड़कियों से छेड़खानी करते थे। और वो जब गांव के लोग, जो लड़की के माता पिता हमारे पास आते थे, वो दादा होता तो भी हम ठीक करते थे। जहाँ समझाने से कोई समझ जाता था तो उसको समझाते थे, और जो नहीं समझता था फिर उसको 2-4 पड़ जाती थी। इसके कारण शहर में एक अलग ही छवि मेरी बनी। शहर के लोग भी बहुत प्यार करते थे। और जब भी मैं किसी आंदोलन के लिए, जनसंघ के लिए, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए, कभी भी मैं पैसे के लिए गया, उस समय तो व्यापारी छोटा होता था। मेरा फिक्स था, हर आदमी ने फिक्स किए थे, 11 रुपये, 21 रुपये, उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं मिलता था। तो दुकान में हमको कोई झगड़ा या धमकी या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हम जब कॉलेज के विद्यार्थी एक डायरी लेके जाते थे, हर दुकानदार कोई 5, 11, 21 रुपये लिखता था। हमारा एक इज्जत बन गई थी। जनसंघ को भी कभी जरूरत पड़ती थी ना, उस समय वो थे रघुनंदन व्यास, काफ़ी बड़े नेता थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत लड़ाकू थे। वो भी हॉस्टल में, बहुत सी बार हॉस्टल में ही रहते थे, और ज़बरदस्त थे वो। उनकी भी हम मदद करते थे। और हमारे हॉस्टल में मेस में था खाना, भाई हमारे साथ ही रहते थे। आदमी बहुत ईमानदार थे। उस समय हमारे प्रचारक भी एक बार तो रघुवीर जी आए, जो बाद में बाड़मेर सीमा पर काम करने चले गए। और इन्होंने हमें उधर, जब हम फाइनल ईयर में आए, तो एक बहुत बड़ा विवेकानंद का दूसरा रूप, देखने में वो विवेकानंद ही लगते थे। आज भी बहुत अच्छी तरह से सक्रिय है उदयपुर में, अच्छा व्यवसाय। हेमेंद्री भाई साहब, हेमेंद्री थे, उनको संघ की भाषा में भाई साहब बोलते थे, हेमेंद्री भाई साहब, हेमेंद्री भाई साहब। उनके भाई भी वहाँ के उदयपुर के एमपी रहे हुए थे, और एक बहुत उदयपुर की नामचीन परिवार था।
और उन्होंने फिर जो सिरोही जिले में जो संघ का काम को सपोर्ट किया और हमें सपोर्ट किया, एक आदर्श प्रचारक बने। एक विजय जी नहार, पूरा तो मुझे मालूम नाम नहीं है, काफ़ी समय हो गया, वो बाद में विभाग प्रचारक बने पाली जिले के, सिरोही और पाली के। आरएसएस की तोप बहुत ज़बरदस्त, पहले हमारे जिला प्रचारक थे, बाद में वहाँ बने, पूरा एरिया को चमन हो गया। संघ के मामले में काफ़ी अच्छी ऊँचाई। उसी समय एक राजस्थान के प्रचारक थे, ब्रह्मदेव जी शर्मा। मुझे लगता है कि भाग्य होंगे, अच्छे भाग्य होंगे उनका, उनसे परिचय होगा। बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, दिल्ली के बहुत अच्छे परिवार से संबंधित, गोल्ड मेडलिस्ट। जब उनके जीवन में ये मौका आया कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचारक बनना है या जीवन में शादी करके एक गोल्ड मेडलिस्ट होकर बहुत अच्छी कंपनी में कहीं काम करना है या खुद का व्यवसाय खड़ा करना है, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत ही धुरंधर, चरित्रवान ब्रह्मदेव जी। राजस्थान भर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की धूम मचा दी। पूरे देश प्रदेश में राष्ट्रीय सेवक संघ ताकत के साथ खड़ा हुआ ब्रह्मदेव जी शर्मा के टाइम में। एक ही व्यक्ति 17 साल तक प्रचार करा राजस्थान में, मुख्य प्रचारक। उनकी एक छोटी कहानी याद है कि वो बहुत अच्छे परिवार से थे और संघ में जाते थे। एक बार उनके पिताजी, जब उनका पाँव, जब वो रात को आए घर पे, तो एक पाँव उनका दरवाजे के अंदर था और एक पाँव, बोले ब्रह्मदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, बड़ा इमोशनल विषय था, ठहरो, एक पाँव अंदर है और एक पार बाहर है तेरा, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर स्टेब्लिश होना है, शादी ब्याह करना है, अच्छी नौकरी करनी है, गोल्ड मेडलिस्ट, उस जमाने का गोल्ड मेडलिस्ट को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई अच्छी नौकरी की, और वो तो अंदर पाँव देना, दूसरा पाँव सांसारिक जीवन में, और अगर तुझे संघ का काम करना है तो जो अंदर पाँव है वो भी बाहर लेके जाना। मुझे बोलते हुए आदमी, उस व्यक्ति का क्या जीवन होगा, क्या बड़े बड़े लोगों की हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर हम बीच वाले लोगों को भूल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि किसी बिल्डिंग का जो ऊपर का जो होता है वो दिखता है सुंदर, या नींव नीचे की नहीं दिखती, पर बीच के लोगों को कोई याद नहीं करता। ब्रह्मदेव जी शर्मा ने कहा, पिताजी धन्यवाद, मैं ना तो शादी करूंगा ना नौकरी करूंगा, ये मेरा जो अंदर का पाँव है वो मैं बाहर ले रहा हूं, मैं आपको साष्टांग नमन करता हूं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माताजी हैं, मैं शायद आप मेरे भाग्य में आपकी सेवा नहीं लिखी, पर मैं राष्ट्र की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए अंदर वाला कदम भी बाहर लेता हूं, और सीधे संघ के कार्यालय में आ गए। लाला हंसराज, उस समय आप लोगों ने नहीं सुना, मैं दिल्ली का एक महानतम व्यक्तित्व हुआ करते थे, लाला हंसराज गए, बोले घर छोड़ के आ गया, और प्रचारक बने। ऐसे व्यक्ति का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं उनका लाडका स्वयंसेवक था। ऐसे व्यक्ति आज की तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलते। उन दिनों में जब टुकड़ों में छोटी छोटी बात करूं तो एक बात मेरे दिमाग में थी कि धीरे धीरे फाइनल का अंत आने लगा। तो एक दिन मेरे पिताजी, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सुखी संपन्न थे, पहले आए तो हमारा ही होटल था, उस समय हमारे समाज का भवन भी बन गया था, तो मैं समाज भवन में रहता था। 2-3 लोग थे, दर्जिंगा था और जो मेरे मित्र थे, और पूरा शहर मित्र था, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी मित्र थी। तो मैं और मेरे पिताजी बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ।
दो दोस्त होते हैं ना, कैसे बातें करते हैं। मैं मेरे पिताजी से बाप बेटे का हमारा संबंध नहीं था, दो मित्रों का संबंध था। तो मैंने कहा चलो पापा, हम चलते चलते गए। अब मुझे एकाएक क्या विचार आया, भगवान ने वो विचार पहुंचाया। मैं कहा पापा बोलते थे, पापा पप्पा जरा थोड़ा सुधरा हुआ वजन है, पर हम लाड से पापा बोलते थे। पापा पापा को मैंने पूछा, पापा मैं क्या बनूं? और जब हम चल रहे थे तो सब लोग नमस्ते कर रहे थे, पूरे शहर में नमस्ते होती थी मेरे को, हर कोई नमस्ते करता रहता था। तो पिताजी ने बोला इधर तो बहुत लोग मेरे को डिस्टर्ब करे, बहुत मतलब इतने भी दौत नहीं थे, छोटा सा शहर था, इतना ट्रैफिक भी नहीं था, और वो नेशनल हाईवे का था, इसलिए ट्रक बहुत आते जाते थे। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप मैं क्या बनूं तो खुश होंगे? मैं आप क्या बनूं तो खुश होंगे? पिताजी ने बहुत देर तक सोचा, हम चलते रहे दोनों। उन्होंने बोला तू एमएलए बन जाए तो मैं बहुत खुश हूंगा। उन्होंने कहा तू एमएलए बन जाए तो मैं बहुत खुश हूंगा। अच्छा, तो मैं कहा उसी लाइन में तो हूं, आज नहीं तो कल नंबर तो लगेगा। ऐसा ही मैं बोला, पापा उस लाइन में तो हूं, आज नहीं तो कल नंबर तो लगेगा। और सच बोलूं, उस जमाने के एमएलए को मैं पानी कम चाय समझता था। मैं निकलता था तो वो खुद एमएलए वहां से रास्ता छोड़ते थे। ऐसी हमारी स्थिति थी, इतनी हमारी ताकत थी, तो वो रास्ता देते थे। दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत सम्मान करते थे। ये बात आई गई रह गई। उस समय दिसंबर आया और एक ऐतिहासिक दिल्ली में रैली हुई, जयप्रकाश नारायण में, चलो दिल्ली। एक अच्छा उस समय का नारा था, इंदिरा जी कुर्सी खाली करो। कुछ उसमें एक और शब्द था जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। इंदिरा जी कुर्सी खाली करो, जनता आई है, ये ताज है। कुछ उस समय के बहुत जबरदस्त नारे हुआ करते थे, न ताज है न ताज नहीं, ये सब कुछ अच्छे अच्छे नारे थे। काफी समय हो गया, पूरे देश में एंटी विरोधी वातावरण था। उसका शक्तिकरण, उसकी शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम मुझे याद है। 6 दिसंबर को वो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, बोट क्लब में। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी बड़ी भी संख्या में लोग आए कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल जगत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जयप्रकाश जी नारायण गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ अटल जी थे, अडवाणी जी थे और अरुण जेटली थे। मैं अरुण जेटली को वो भी बताया बाद में। और हम भी बच्चे थे। मैंने शहर से करीबन 1100 रुपये इकट्ठे किए थे, 1140 या 1100, 1150। मेरा मैनेजमेंट देखिए उस जमाने का। मैं करीब 150 कॉलेज के विद्यार्थियों को लेके गया था। रास्ते में ट्रेनें रोकी जा रही थी, पुलिस इंदिरा गांधी की सरकार की उनको रास्ते में गाड़ियां रोक के उनको उतार रही थी। रास्ते में अंधकार में गाड़ियां रोकी जा रही थी। 6 दिसंबर की ठंड थी और हमने किसी ने सुना नहीं। चले, जब ट्रेन रुकी तो हम उतर जाते थे, चल के फिर आगे जाके ट्रेन में बैठ जाते थे। दिल्ली पहुंचे चल चल के। आप हमारी जो तकलीफ देखी होगी ना, पर जोश था, उत्साह था। हमारे साथ जो 150 विद्यार्थियों को मैं लेके गया था ना, सबको मैंने झोला दिया लटकाने का। सबके वहां ग्लूको दुनिया की सबसे सस्ती थी ना, आज भी सबसे दुनिया की कोई सस्ती चीज है ना, 2 है पार्ले का ग्लूको बिस्किट।
आज भी 5 रुपये में मुझे लगता है कि 5 रुपये में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। थोड़े दिनों बाद केला भी 5 रुपये का हो जाएगा। परंतु उस समय सबसे अच्छा, क्योंकि वहाँ खाने का कोई ठिकाना, उस समय ये वेपर पैकेट्स नहीं होते थे, तो मैंने सबको आधा आधा किलो जाड़ी सेव, ऐसी पत्थर जैसी, तो दांत टूट जाए वो नहीं टूटती थी, ऐसी सेवें होती थी। ये नमकीन और मिठाइयाँ और वावा और ये सब अभी की चीज़ें। उन दिनों में तो जाड़ी सेव होती थी और गांठिए भी ऐसे होते थे कि दांत टूट जावे। तो मैंने आधा किलो सबको ये गांठिया और 5-5 बिस्किट के पूड़े और सबको 20-20 रुपये दिए, ताकि हम अलग हो जाए ना, तो तुम वापस किसी भी रास्ते से वापस सिलोई आ जाना। ईश्वरीय कृपा थी। हम स्टेशन से पहले कैसे तैसे करते उतरे, हाथ मुंह धोए, वहाँ से चले बोट क्लब की तरफ। पूरी दुनिया ही बोट क्लब पे जा रही थी। बोट क्लब मतलब गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और राष्ट्रपति के भवन का बीच है ना, वही बोट क्लब था। वहाँ कोई आदमी आदमी से टकरा रहा था, इतनी बड़ी भीड़ थी। इतना बड़ा आंदोलन देखने का मेरा सौभाग्य था। गए, जयप्रकाश जी तक पूछने की कोशिश की, लाठीचार्ज हुए, मारामारी हुई। कहते हैं कि जब जयप्रकाश जी पे लाठी चली तो जो अपने बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े त्यागी, जिन्होंने चित्रकूट में जो आश्रम खड़ा किया है ना, मेरे नाम याद रखने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, मैं क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने हाथ दिया और वो लाठी उनके अंगूठी पे पड़ी। बड़े विद्वान, बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बने, और जिन्होंने कहा कि 60-65 के बाद राजनीति में नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने वास्तव में 60 राजनीति छोड़ दी और समाज सेवा के क्षेत्र में चित्रकूट में उतर गए। एक आदर्श पेश किया। बहुत बड़े संघ के नेता थे, बाद में बीजेपी में आए थे, बहुत बड़े, उस जमाने की तोप थी। और वो दृश्य देखा उसका हमारे दिमाग में बहुत अच्छा लाइफ टाइम में पड़ा। और फिर शाम को हम, छोटा दिन था, चले वापिस। एक जयपुर की कोई ट्रेन मिली, खटारा लोकल, उसमें चढ़ गए। वो टीटी आए, बोले टिकट लाओ। मैं कहा टिकट तो जयप्रकाश नारायण के पास है। मैं कहा जेपी के पास है, चाहिए तो ठीक है। फिर वो ज़्यादा कोई 1.5 आना था। बोला या तो शांति से बैठ, टिकट तो हम जो नहीं है, ये लाखों लोग आए ना, किसी के पास टिकट नहीं है। ये आंदोलन है, आंदोलन में टिकट नहीं हुआ करते। जन आंदोलन होते हैं ना, उसमें टिकट नहीं हुआ करते। नहीं माना उसने, बहुत 1.5 साल नहीं था मैं बोला, और शायद कांग्रेस ही होगा। हमने एक स्टेशन में उसको, जब ट्रेन चलने को हुई ना, तो उसके पीछे हाथ बांध के ट्रेन के स्टेशन पे छोड़ दिया उसको। बाद में पता चला कि हमारे साथ एक आईबी का एजेंट भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो हमको पता चल गया कि वो सब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बाद में पता चला कि उदयपुर में उसकी ड्यूटी थी। उसको बुलाया, बोल क्या है भाई तू? तो बोले मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं कहा इधर क्या कर रहा है? तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं क्या रिपोर्टिंग कर रहा है भाई तू? बोले आपका आना जाना सब मेरा जिम्मे है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। चल मैंने कहा आगे स्टेशन में उतर जाना, और ना उतरा तो इतना धोएंगे कि तेरी औलाद गंजी पैदा होगी। बोले आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। मैंने कहा अभी तो पैदा हुए तब से कानून हाथ में ले रहे, और इंदिरा गांधी के विरुद्ध में अगर कानून हाथ में लेना और शहीद होना पड़े तो हमारे को मंजूरी है, तो अब उतर जा। तो बोले कोई स्टेशन आता, बांदी कोई या कुछ था ना, वो खुद भी समझदार हुआ और हमारे आंखों का रूप देख के वो उतर गया। हम जयपुर आए, जयपुर में घूमे, पहली बार जयपुर देखा। सबके पास बिस्किट तो थे ही थे, और सबके पास सेवें थी ही थी। और उस समय तो हर 5-10-20 रुपये, 10-15-20 पैसे में आती थी, और हम कहा 10-20 रुपये हमके पास सबको दिए थे। फिर शाम को कोई और ट्रेन जा रही थी अहमदाबाद, उसमें बैठे और आए। वो आंदोलन, फिर उन दिनों में एक बहुत बड़ी बात हो गई, शायद उसने मेरा जिंदगी बदली है।
इमरजेंसी से पहले, मुझे लगता है इमरजेंसी 26 जनवरी को लगी, कुछ ऐसा 26 जून को या मई, एक बड़ी घटना हुई जो जेपी मूवमेंट चला ना गुजरात में, उस आंदोलन का नाम था, जिसके कारण जेपी राजनीति में आया ना, उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। बाबू भाई पटेल के विरोध में गोलियां चली, 100-150 लोग मरे, 3-4 साल तक आंदोलन चला। आज भी अहमदाबाद में आओगे तो जगह जगह चबूतरे मिल रहे हैं, युवाओं ने अपने प्राण त्याग कर दिए, गोलियां चली। और जस भाई बाबू भाई कोई थे, वो उस समय सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा। उस समय जनसंघ और ओल्ड कांग्रेस, स्वतंत्र दल, सब ने चुना और बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ गुजरात में और विरोधी पक्ष की सरकार आई। उस समय उन्होंने जो तय किया कि माउंट आबू में राष्ट्रीय अधिवेशन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन। बस अभी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वो तो ठीक है, कर लेंगे उसका, जब तक ये थोड़ा ले लो चाहे। तो गुजरात में चुनाव हुए, जयप्रकाश नारायण के उन दिनों में जो नवनिर्माण का आंदोलन हुआ, सैकड़े लोग मारे गए और उन आंदोलन में सभी पार्टियां जॉइंट चुनाव लड़ी और बाबू भाई जसराज जी वहाँ मुख्यमंत्री बने। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी माउंट आबू में होनी चाहिए। अब पार्टी ने तय तो कर लिया और वहीं से अहमदाबाद से सबसे आना था, चुनाव से ही सरकार बना के। और सिरोही में तो जनसंघ था ही नहीं, कोई अर्थ नहीं था। एक माउंट आबू में एक जने थे, एक सिंधी होटल वाले थे और एक मोटर वाले थे, ये होटल वाले थे और एक मोटर वाले थे, राधा किशन जी। बाकी सियावर रामचंद्र की जय। फिर भैरू सिंह जी ने बोला कि वो लड़का जो है ना, उसको व्यवस्था दो। और आप मानोगे नहीं, 19 साल का होऊंगा, मुझे व्यवस्था दी गई नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, भैरू सिंह जी शेखावत, कौन हस्तियाँ तोपे। पर उस समय जनसंघ बड़ा भी नहीं था और मैंने वहाँ पर व्यवस्था संभाली। वहाँ राजमाता विजयराज जी से संबंध आया, अटल जी से संबंध आया और अडवाणी जी से संबंध आया, सब नेताओं से संबंध आया। और मेरी जो एक थी वो एग्रेसिवनेस, वो भी उनको देखने में आई। और विशेष रूप से भैरू सिंह जी बहुत प्रभावित हुए और राजमाता विजयराज जी सिंधिया प्रभावित हुए। मेरी जो बाद में एक अभी जो छपी ना अटल जी की स्वर्गवास में, एक छोटी स्टोरी है, वो मैं ज़रूर बताता हूँ। तो मेरे पास जिम्मेदारी थी अटल जी की, अडवाणी जी की। अडवाणी जी उस समय शादी किया था, उन दिनों में उनके 2 बच्चे थे और राजमाता सब, इन तीनों को जिम्मेदारी मेरे पास थी। बाकी सारी जिम्मेदारियाँ थी पर तीनों को तो उनके पास में मुझे कमरा दिया गया वहाँ पर। तो अटल जी सवेरे उठे, चलो। अटल जी, हाँ, मेरे सामने अटल जी, मतलब ऐसा, अटल जी चलो। वैसे नमस्कार, कहाँ चले? घूमने चलेंगे। चलो। अटल जी ने तो वही धोती में ही और कुर्ते में ऐसा, सिक्योरिटी वगैरह किसी को बताया नहीं, मैं और वो नकी लेक पे। उसमें तारा माउंट आबू क्या था रे, इतना माउंट आबू, कितना, इतना। उस समय एक नकी और वो मंदिर था ना, उसके बाहर एक टपरे की टपरी थी, टपरी जिसमें चाय बनती थी। तो आए तो अटल जी बोले चाय पिएंगे। मैंने कहा ठीक। गए वहाँ पर तो होटल वाले बोले ये अटल जी है ना। मैं कहा अटल जी। तो इतना पागल हुआ, तुरंत बर्तन डबल साफ किया उसने। हाँ, और 2-3 ग्राहक आए थे, बोले नहीं बाद में आना। तो वो बांकड़ा था, तो अटल जी उस बांकड़े पे बैठने लगे। तो देखिए वो बांकड़ा होता है ना, तो एक कोने पे बैठ जाओ तो उल्टा हो जाता है। तो बोले अरे आप बीच में बैठिए। फिर मुझे बोले एक बात है यार, पेपर कहीं नहीं दिख रहा। नेताओं को पेपर नहीं आवे ना, तो ना चाय उकड़ती है ना पेट साफ होता है। नेताओं की एक जो भी पॉलिटिक्स में उसको पेपर पहले लगता है। मुझे होटल वाले को पूछा भी पेपर कहाँ है? तो बोले 1 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पे। यंग था, 90 है ना, लगाई फेट। आपने कहा भी हाँपते भी नहीं थे, इतने स्मार्ट थे। लगाई फेट ना,
गया पेपर देख भाई, मैंने कहा वो अटल जी को पेपर चाहिए, मेरे पास 10-5 पैसे थे उस समय न्यूज़पेपर के। राष्ट्रदूत पॉपुलर था उस दिनों में, राजस्थान पत्रिका उस दिनों में इतनी पॉपुलर नहीं थी, राष्ट्रदूत था, दैनिक नवज्योति। मैंने कहा तू पेपर दे, अटल जी को पढ़ना है। और पैसे में देखो, पैसा तो है ही कुछ, एक भी ही नहीं जेब में, क्योंकि सवेरे रात वाले कपड़े में थे। मैंने कहा मैं वापस ला के दूंगा। उसको भी क्या, हाँ ठीक लेके जाओ। अरे मैं गैल सपा अटल जी को चाहिए, हाँ ले जाओ ले जाओ। गया, अटल जी ने पेपर पढ़े, फिर जेब में डाले हाथ। अटल जी की जेब में भी कुछ नहीं, ठंडन गोपाल, वो पेपर में आई ये स्टोरी। अटल जी के जेब में भी कुछ पैसा नहीं। तो अटल जी बोले भाई तू दे, पैसा कुछ है नहीं। पैसा कतरा पसी गया, 5-7 पैसे में चाय मिलती थी, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता था उन ज़माने में। और एक वो रोल मिलता था 10 पैसे में कि 5 पैसे में, ऐसा ये रो मैं मीठू हुए तो, हाँ बिस्किट ने एरू खारी टैग। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँ, तू दे देना। वो तो पैसे लेने को भी तैयार नहीं था होटल वाला, तो नहीं 25 पैसे तेरे है ना, देने चाहिए। ठीक, हम गए और स्नान वनान किया, मीटिंग शुरू हुई। लंच के टाइम में, क्या भाई इधर आ, अटल जी जोर से बोले। मैं कहा नमस्कार। क्या किया वो 25 पैसे का? तो सब एकदम चौंक गए कि 25 पैसे की क्या बात हो गई, जो अटल जी पूछ रहे राजपुरोहित से। मैं देखे आया भाई साहब भी बोलता था, आदत ही पड़ी थी उन समय, भाई साहब भी बोलते थे। भाई साहब मैं देखे आया सर। अच्छा, मेरा भी ईगो बहुत, रुबाब बहुत तेज था, मैं तो देखे आ गया। सच ना? मैं कहा सच, कल सवेरे आप पूछ लेना। तो 25 पैसे में देखे आ गया था। तो सब लोग ये 25 पैसे की क्या स्टोरी है, सब पूछ रहे क्या बात है, अटल जी का रुतबा 25 पैसे का क्या स्टोरी है, वो इसको पूछ रहे 25 पैसे के लिए। तो मैंने सबको बताया, तो सब इतने हंसे भाई, बोले अटल जी ऐसे ताली मारते थे ऐसे, अरे बहुत बड़ी स्टोरी है। बोले खूब हमने नक्की लेक नापा, नक्की लेक नापने के बाद हम पहुँचे, चाय पी, पेपर पढ़ा, और हम चलने लगे कि जेब में तो रुपया ही नहीं, ठंडन गोपाल। हमने मुफ्त में चाय पी, आप पी सकते हो? नहीं पी, हम दोनों ने मुफ्त में चाय पी। तो बोले जेब में नहीं था। फिर बोला इनको पैसे देने की बात की, वो 25 पैसे की बात थी। फिर तुरंत मैं आता हूँ, शॉर्टकट करता हूँ। हम अधिवेशन ख़त्म हो गया, मेरी पहचान अटल जी लाल जी के साथ बहुत हो गई, राजमाता के साथ हुई, बाद में मेरा उसका बहुत संबंध आया। वहाँ पर इमरजेंसी लगी, ये शायद 20-22 को ख़त्म हुआ और 26 को ऐसे उन दिनों में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में था तो मैं बस स्टैंड में खड़ा था वहाँ सिरोही के। तो मुझे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आया, सुतारा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कलेक्टर ऑफिस से आ रहा हूँ, इमरजेंसी लग गई। मैं गए, तो डराने की कोशिश मत कर, इमरजेंसी का बाप आने देना। अरे इमरजेंसी है, वहाँ अरेस्ट होने वाले, और सिर्फ एक ही वारंट निकला है सिरोही में, वो तुम्हारे नाम का ही है, किसी को कोई अरेस्ट होने वाला नहीं, सिर्फ एक ही आप अरेस्ट होने वाले हो। तो उसने मुझे क्या किया, जबकि मैं उस बेचारे कांग्रेस वाले का मजाक करता था, जबकि वो मेरे पिताजी का दोस्त था, उसने मुझे ज़बरदस्ती बस में डाल दिया। अभी तू यहाँ से तो निकल, यहाँ से तो जा यार, मेरे दोस्त का बेटा है, तूने मेरी तो साले कभी इज्जत नहीं की, पर मैं तेरे को अभी बचाना है। तो बस कंडक्टर, अरे आ जाओ, कंडक्टर बोला। पैसे कोई नहीं लेता था बस में उस समय, और न पैसे लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो बोले बैठो, हम बैठे। मैं पागल हो गया ना, दिमाग मेरा एकदम टेंशन हो गया, इमरजेंसी हो गई, वारंट इशू हो गया। वारंट इशू होने से मैं थोड़ा घबराया कि साला जेल में बहुत रहे, पुलिस कस्टडी में बहुत रहे, मारा मारी की, आज तक तो अपने वारंट इशू नहीं हुआ, और आज वारंट कैसे इशू हो गया। बस में बैठे कालंदरी गया, बहन के वहाँ रात को सोया, तो पेपर ही ये क्या आता था, और पेपर में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। इतने में वहाँ का थानेदार था, वो बोला आप राजपुरोहित तो मेरे पर गांव के नाम से परवाराम हूँ मैं, कि हाँ। बोले थे गायब हो जाओ, आपके घर पे हम रेड करने आने वाले हैं, घर पे।
तो मैं क्या करूं? तो बोले आरएसएस के जो एबीवी के जो बुक साहित्य है ना सब, वो किसी कुएं में डाल दो। भरा पड़ा था घर साहित्य से, आरएसएस का साहित्य और एबीवी का साहित्य और ये पूरे सबूत खत्म कर दो। मैं कहा ठीक। गए। इतने में मैंने वो जो कहा था ना आपको कि उस समय हेमेंद्र जी प्रचारक थे, वही भी साइकिल में चढ़ के अंदाज से आए मेरी बहन के घर पे सपोर्ट के लिए कि रात को मैं वहाँ रुक जाऊँगा। बोले मैं गांव जा रहा हूँ आपके। मैंने कहा गांव का जा रहे हो? यहाँ तो आपने अरेस्ट होना है भाई। तो हमको भी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा इमरजेंसी मतलब क्या लगा। पहले तो रेडियो था, पूरे देश में हाँ हू मचा हुआ था, ये अरेस्ट हो गया पुराना। तो रेडियो भी सब बंद थे, अखबार भी सब बंद। 2-4 दिन तो अखबार भी नहीं आए। बोले हुआ क्या? गए गांव, हेमेंद्र जी ने भी मेरी मदद की। उनकी आंखों में पानी था, मेरे आंखों में पानी था। आरएसएस का साहित्य कुएं में फेंकना। पिताजी ने भी मदद की और काम में कि हमने जाके सारा कुएं में फेंका। अब करना क्या? इमरजेंसी जाए कहाँ? हेमेंद्र जी बोले कि दूसरे में संघ के किसी कार्यकर्ता के जाता, वो और हम थोड़े अलग हुए, जन आंदोलन हुए। फिर पिताजी ने कहा अरेस्ट हो के क्या फ़ायदा, तो जन आंदोलन में अरेस्ट हुए। और फिर वो सीनियर इंस्पेक्टर एसपी सब जान पहचान वाले थे, तो वो गिरफ्तार नहीं करते थे। 15-20 दिन तक यही चक्कर चला, आंदोलन। फिर मेरे सामने ये विचार हुआ कि ये तो सब ठीक है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, जिंदगी में मैं क्या करूँगा। तो उस समय एक बहुत अच्छी बात हुई। मेरे जीजा जी ज्योतिष भी थे और टीचर भी थे सरकारी स्कूल में। उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ पर पानी होगा ना, वहाँ पर तेरा कल्याण है। और जो म होगा, म पे गांव समझो, स्थान समझो, म से शुरुआत होगी, वहाँ तुम्हें एक अच्छा मार्ग मिलेगा। मुंबई ट्रक में चढ़े और अबूर उड़ाए। सब पहचान वाले थे ना। पुलिस ने मदद की, जबकि मैं अरेस्ट करना चाहता, पर नहीं, पुलिस ने मदद की। वो किसने बिठाया ट्रक में मालूम है? वो चुंगी नाका होता है ना, ऑक्ट्राय। तो सिरोही का ऑक्ट्राय था ना, उसने ट्रक वाले को रोका। वो जानता था उनको, तो बोले इनको बिठाओ अहमदाबाद। बोले नहीं, आबू रोड तक ठीक है। अब नहीं, पहले उनको अहमदाबाद छोड़ूंगा मैं। छोटे आज जितने बड़ी ट्रक नहीं होते थे, छोटे ट्रक होते थे। और आज जितने रास्ते भी ऐसे नहीं होते थे। मतलब हर ट्रक सामने वाला आ रहा है तो मरने का ही खतरा था। गए, अंदर बैठे तो गर्मी लगती थी, ऊपर बैठे तो हवा लगती थी। आलूओं का ट्रक था वो, आलू का। बैठा, अहमदाबाद आया, स्टेशन लिया, आया यहाँ बोरीवली में रिश्तेदार के वहाँ रुका। बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और इतने अच्छी तरह से बड़े हुए थे कि आगे पीछे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर टेलीफोन तो लगते ही नहीं थे। तो यहाँ कॉलेज में बात किया एडमिशन के दिनों में, तो टीसी चाहिए थी, मार्कशीट चाहिए थे। सिरोही जाओ तो अरेस्ट हो। प्रिंसिपल ने रात को कॉलेज खोला और एक MS खान थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने रात को ऑफिस खोला और मुझे टीसी और वो इशू की। मैं रात को आया मुंबई से, अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से बैठा उसमें, और वहाँ थानेदार थे हिम्मत सिंह जी, राजपुरोहित थे। उन्होंने कहा कि तू आजा, मैं वो तुम्हें डॉक्यूमेंट दिला देता हूँ और रात में ट्रक में बिठा दूंगा। तो रातों रात ऑफिस में खोला, वहाँ कॉलेज का ऑफिस खोला, मेरा सर्टिफिकेट इशू किया और मुझे कागज़ पकड़ाए। और मैं उसी काम में, वो मुझे वहाँ पर लेके आए नाके पर, और एक ट्रक को पुलिस वाले को बोला इनको अहमदाबाद उतारो, नहीं तो अरेस्ट हो जाता। अहमदाबाद आया, रहने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। बोरीवली के रिश्तेदारों ने बहुत मदद की। फिर KC कॉलेज में एडमिशन हुआ लॉ में। फिर TK बांद्रा की हॉस्टल में एडमिशन हुआ।
एडमिशन के दिन थे, शरद पवार जी ने मदद की हॉस्टल में के लिए, वसंत दादा ने मदद की और सुशील कुमार सिंधे जी ने मदद की। बहुत बड़ा स्टोरी है। पिताजी के मित्र थे वो शंकरराव मोहिते पाटिल अकलूज वाले, उन्होंने तीनों लोगों को बोला कि इसकी मदद करो। मैं था कैसी कॉलेज में, पर मुझे हॉस्टल गवर्नमेंट का मिला। प्राइवेट कॉलेज में था पर हॉस्टल मुझे मिला इन तीनों की वजह से। यहाँ अच्छी जान पहचान हुई। फिर बाद में केसी कॉलेज पूरा किया फर्स्ट ईयर, फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। इन दिनों में बाद में मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना। फिर यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ, लॉ कर दिया। बहुत शॉर्ट, मज़ा नहीं आ रहा, बहुत सब डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। मतलब वो जो इतना फास्ट हो रहा है ना कि सारे लिंक टूट रहे। हाँ, ये नहीं, वो जो रियलिटी है कि आप ये सोचो कि बॉम्बे से उन दिनों में मैं गांव में कैसे गया होगा सिरोही में। चारों तरफ इमरजेंसी का वातावरण, चारों तरफ पुलिस और पीछे वारंट। सिरोही में जाऊं कैसे? मुझे किस किस लोगों ने मदद किया पूछो मत। और ये मुंबई में क्या बाप था क्या? कौन था अपना यहाँ पर? इतनी बड़ी मुंबई नगरी, बोलते हैं रोटला मिल जाता है, वोटला नहीं मिलता। किसके भरोसे? और आज तक इतने गुलामी जीवन किसका जिया नहीं। तो उन लोगों ने जो रात को ऑफिस सिरोही का, उनकी भी नौकरी का खतरा। ऊपर से आईबी का ऑफिसर इनको पूछे कि वो कहाँ गया है, तो मैं उनको मिल नहीं रहा था। उसी समय सिटी का सबसे 3 स्टार ऑफिसर मेरी मदद कर रहा है, प्रिंसिपल मदद कर रहा है। और कलेक्टर चाहता है कि मैं अरेस्ट हो, एसपी चाहता था कि मैं अरेस्ट हो। रात को उन्होंने कॉलेज खोली ऑफिस और मुझे सर्टिफिकेट दिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और मेरी मार्कशीट दी। उन्होंने रात को मुझे ट्रक में बिठाया और मैं ट्रक में दबे हुए आलू के ट्रक में बांस खा सिर दुख रहा था। मैं कैसे अहमदाबाद पहुंचा। और अहमदाबाद में वो जो मेरे दोस्त थे ना, वहाँ बैठने को तो कोई रिजर्वेशन तो आप भूल जाओ। खिड़की में से मुझे अंदर डाला। 4-5 लोगों ने पकड़ा मुझे और खिड़की में से अंदर डाला। मतलब मैं तो आज वो कल्पना नहीं कर सकता। खिड़की में से अंदर डाला, दरवाजे से तो पहुंच ही नहीं सकते थे अंदर। खिड़की से मैं अंदर डाला। और मेरी कभी किसी को मांगने की आदत नहीं। मैं वैसे कभी बैठा नहीं ट्रेन में, आया था मुंबई 1-2 बार, परंतु वो आदत नहीं। और लीडर, नेता, दिमाग भी इतना हाई, अब नीचे कैसे बैठना। अभी अब बताऊं, भीड़ ट्रेन में इतनी, आप सोचो नहीं जिंदगी में याद रहेगा। टॉयलेट में खड़ा रहा 2 घंटे। तो बैठो, किसके पाँव में कैसे बैठूं? टॉयलेट साफ था, वो क्या बोलते हैं, वो चैन खींचते थे, पानी एकदम क्लीन नीट था। तो मैं वहां खड़ा रहा 2 घंटे। तो लोग बोले अभी हमको अंदर जाना है भाई, बाहर आऊं तो जगह नहीं। और बेचारे वहाँ के अहमदाबाद के जो लोग रहते ना, उन्होंने पराठा और वो दिया था, अचार, भूख लगी हुई थी। अब खाऊं कैसे? खाओ तो उस समय आज बोतल पानी मिलते, ऐसे थोड़ी पानी मिलता था कि भाई खा लिया और पानी पी लो। एक था बैग, छोटा सा सूटकेस भी भगवान के टाइप का था, क्योंकि अपन बाहर गाँव गए नहीं तो सूटकेस कभी खरीदा ही नहीं। जो था वो वही था। फिर एक आदमी वहाँ खड़ा था, ऐसा करो आप, मैंने कहा आप ये जो है ना वो बैग आपका, उसको इधर मैं जगह करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। मेरे अकल लगी, मैंने कहा साला आइडिया ठीक है यार ये। और वही जो बैग टाइप था ना, उसको रखा, उस पर बैठा। और एक बताऊँ, लाखों करोड़ों लोग उस ज़माने के, ये पेटी सबसे बड़ा साधन था गाड़ी में बैठने का। आज तुमको रिजर्वेशन लग रहे, आज बैठने को मिला है। पहले
ये हमारे लोग जो है ना, ये आदमी को नहीं, अंदर पेटी डालने के पैसे लेते थे, और ये पेटी, ये उनका रिजर्वेशन था बैठने का, और इस पेटी पे ही पूरा परिवार बैठता था। और पेटी ऐसी थी, लोखंड की पेटी होती थी ऐसी, और ये हमारे उस पेटी को अंदर डाल देते थे और बोलते जल्दी आओ बैठो इस पे, और उन पेटियों पे बैठ के लाखों करोड़ लोगों ने यात्रा की है। अब मैंने गलती क्या की, वो पराठा खा लिया, आग लग गई। पहली बार अनुभव हुआ कि पानी की कीमत क्या है। तो वहां पर वो जो थे ना, मैं एक नंबर पानी चाहिए, मैं कि हाँ पानी चाहिए। उम्र क्या थी, 19 साल की तो थी, और ये इतनी परिस्थिति देख के आए थे। ये इमरजेंसी का डर, ये पुलिस के ट्रक में बैठ के आया, और ये जिंदगी में दुख तो कभी देखा नहीं। फिर वो ऐसा, उसका एक लटक रहा था पानी का, एक थैली होती थी पहले, वो लटकाते थे ट्रेनों के बाहर, ठंडा भी हो जाता था पानी, और वो पानी, ये लोग क्या होता है मालूम है, पहले मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। ट्रेन जब रुकती थी ना, तो सैकड़ों लोग दौड़ के उतरते थे, और ट्रेन में 1-2 नल होते थे, तो वो थैलियाँ भरते थे उसकी, और कभी कभी ऐसे वो भी होते थे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लास्क या पानी भरवा रो, तो वो उसमें से पानी लेते, उसमें से वो निकाला उसने झोला, तो गिलास नहीं। आप बोले जाति की बात करते हो, अब क्या उसकी क्या जाति थी मुझे क्या मालूम, दूसरा हो तो नहीं पिया। मैंने कहा हाँ दो। फिर भी मुश्किल से वो आधी थैली बाहर रखी, और उसमें जो दरवाजे खिड़कियाँ होती थी उनमें जालियाँ नहीं होती थी, तो वो अच्छा था, थैली बाहर ली और ऐसा थोड़ा पानी पिया और शांति हुई। और छोटे छोटे बच्चों को तो पेशाब टॉयलेट तक तो जा नहीं सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की में खड़े करते, बोले कर उनकी से बाहर पेशाब कर। वो दिन देख के मैं मुंबई पहुंचा और बोरीवली उतरा। बोरीवली में हमारे शंकर जी पुरोहित थे, मेरे रिश्तेदार समझो या समाज के थे, उन्होंने आसरा दिया परिवार ने। प्रेमा जी परिवार था, उन्होंने कहा, पैसे वाले लोग थे, उनके घर पे ही रुका, क्योंकि पिताजी का उनका बहुत अच्छा संबंध था। अब करना क्या, इतने में अपने क्या, आटा में पानी ज़्यादा पड़ गया तो आटा गीला हो जाता है ना, ऐसी स्थिति मेरी स्थिति थी। कपड़े धोने दे दिए धोबी को। हर जो मुंबई में बरसात हुई 27 दिन तक धड़ाधड़, वो ट्रेनें बंद। वो धोबी में था, क्या गया मालूम नहीं, मेरे पास कपड़े लेके गया 27 दिन तक, मैं परेशान। फिर भाई नया पैंट ढूंढ के गए, लाए पैंट, 2 पैंट रेडीमेड स्टिचिंग करके उनको फिट करवाया, और 27 दिन 1 महीना निकाला। अब आप बताओ, उनके जो वो तो शंकर जी तो चले जाते थे व्यापार में, छोटी छोटी बच्चियां थी वो भी चली जाती स्कूल में, बेचारी शंकर जी की वाइफ खाना खा के। अब मैं किसी को जानूं नहीं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कितनी देर तक घर में बैठूं। उस समय बोरीवली में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बोरीवली छोटा था। मैं परीक्षा देने जाऊंगा नहीं, तो हम हॉस्टल के लड़के उन दिनों में हनुमान जी मंदिर आते थे परीक्षा के दिनों में, सब लोग। 135 की बस थी जो चर्च के स्टेशन पे से हनुमान जी मंदिर का जीटी हॉस्पिटल ना, उस स्टॉप पे लेके जाती थी, हम दर्शन करते थे वहाँ। तो मुझे पहली बार हनुमान जी पिकेट रोड गया, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि देखो उधर इमरजेंसी है, मेरा भगवान पास होना बहुत ज़रूरी है, और पास नहीं हुआ तो मेरे से पेपर नहीं। पूरा मैं पिकेट रोड हनुमान जी का, भगवान का कैसे आभार मानेंगे, पर मेरा पिकेट रोड हनुमान जी ने ज़िंदगी बदल दी। मेरे वहाँ से उत्साह से वातावरण हुआ, जो होगा जो देखा जाएगा, पेपर तो दूंगा ही दूंगा। और मैंने पेपर दिए। आज मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो पेपर में मैंने कुछ लिखा नहीं, उसमें मुझे 54 मार्क्स मिले। कुछ लिखा ही नहीं, 10 नंबर का लिखा होगा,
54 मार्क्स मिले और मैं पास हो गया। मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे मुंबई छोड़नी पड़ती। और मेरा भाग्य इतना अच्छा कि कैसी कॉलेज से मुझे गवर्नमेंट लॉ में एडमिशन मिला, और गवर्नमेंट लॉ में मिलने के बाद मेरे सारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन हुआ। फिर से जो मेरा जो लीडरशिप की क्वालिटी थी ना, एक वापस आ गई, क्योंकि टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, रिश्तेदारों के एहसानों से मुक्त हो गया, कैसी कॉलेज का प्राइवेट रोज बोलते थे उसमें से मुक्ति मिली, टॉप कॉलेज का मेरे पिताजी के दोस्तों के कारण। यही मैं आज यह कहना चाहता हूँ, शरद पवार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वसंत दादा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुशील कुमार सिंधे का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की कई क्या पता क्या दोस्ती से इन लोगों ने मेरी मदद की और जीएलसी हॉस्टल में मुझे एडमिशन मिला, और फिर मैंने पीछे नहीं देखा। फिर तो मैं फिर से कॉलेज में एक्टिव हो गया, फिर से हॉस्टल में एक्टिव हो गया, हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, फिर वहाँ कॉलेज में भी बहुत एक्टिव हो गया। फिर मैंने टक्कर ली, फिर पहली बार इमरजेंसी ख़त्म होने के चुनाव हुए, राम जेठमलानी से संपर्क आया, हरे जगतानी से संपर्क आया, राम जेठमलानी जी की बेटी थी रानी, उससे संपर्क आया, और उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। राम जेठमलानी के चुनाव का बांद्रा के खारडंडा जो एरिया सबसे खतरनाक एरिया मुंबई शहर का था, उसकी जिम्मेदारी मेरे को चुनाव में दी, और हमने चुनाव लड़े, राम जेठमलानी जीत गए, और क्या क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया बदल गई। और हमने आरएसएस की शाखा गवर्नमेंट लॉ के टेरेस पे खोल दी। वो प्रिंसिपल भी इंदिरा विरोधी था, उसने मुझे फिर बचा दिया। पुलिस को इन्वेस्ट शिकायत हो गई कि यहाँ आरएसएस की शाखा इमरजेंसी में चल रही है। फिर यह संघ के कार्यालय आरएसएस का ईश्वर भवन में था, वहाँ सपोर्ट मिला, और चारों दिशाओं में मेरा अच्छा होना शुरू किया। जो हरे जगत्यानी थे उनके मेरे ज़िंदगी में बहुत एहसान है। वहाँ मेरी जो उनके साथ दोस्ती हुई, राम जेठमलानी के चुनाव में उन्होंने मुझे कॉलेज में ध्यान रखना शुरू किया, राम जेठमलानी ने घर पे बुलाना शुरू कर दिया, राम जेठमलानी के घर में रहना मेरा शुरू हो गया, खाना पीना भी उधर शुरू रह गया। और फिर हरे जगत्यानी के ससुराल में डीएम हरीश कंपनी, नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, उनके साथ संबंध अच्छे हो गए, और उनके घर में भी मेरा आना जाना शुरू हो गया, रहना शुरू हो गया। इन दिनों में स्वरूपचंद जी गोयल जो किंग ऑफ जनसंघ थे, आरएसएस के बड़े आदमी थे, उनके साथ संबंध आ गया, विनोद गुप्ता जी के साथ संबंध आ गया। मेरा चारों दिशाओं में मेरी एक्टिवनेस और मेरा काम करने के तरीके से प्रभाव हो गया। इमरजेंसी ख़त्म हुई, एलएलबी ख़त्म हुई, करूँ क्या आगे? तो उन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे वहाँ काम करो, एडवोकेट बनो। आप एडवोकेट बन गए हो। फिर मेरे मन में फतूर समा कि मैं आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं, आईपीएस बनूं। क्यों? क्योंकि मेरा सारा सर्कल था ना, वो सारे आईपीएस के बंदर गए। विजय पाटीदार को मैं जरूर याद करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बोले तू आ जा वहाँ पर, दिल्ली आ जा। तो दिल्ली में गए, जेडीयू में एडमिशन लिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो सपना था। राउस कोचिंग क्लास इज द नंबर 1 इन इंडिया। मीरा बोरवनकर जो है ना, आपके जो फेमस पुलिस ऑफिसर, आपने नाम सुना होगा, मीरा बोरवनकर, वो हमारी क्लासमेट थी। उसके हस्बैंड बोरवनकर, मेरा भाई बहन का संबंध हो गया, और वहाँ दिल्ली में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उधर विजय था पाटीदार जेएनयू में, उधर क्लासेज में मेरे अच्छे लोग थे, वो मेरे बहुत अच्छे पूरे 30 लोगों का ग्रुप था, वो उससे दोस्ती बढ़ गई। दिल्ली में आना जाना शुरू हो गया। दिल्ली में मैं 2 महीने रहे तो दिल्ली का एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। जेएनयू में रहेंगे तो जेएनयू के कारण कॉन्फिडेंस हो गया। और फिर आईएएस की परीक्षा भी दी, वो क्या बोलते हैं, प्रीलिम पास भी किया, रिटन पास किया। इंटरव्यू में मुझे होना ही नहीं था, क्योंकि मेरा पीछे जो आरएसएस का और जेपी नारायण का मूवमेंट था, उस दरमियान फिर से बीजेपी, वो जनता सरकार चली गई और इंदिरा गांधी वापस आ गई। नहीं तो मैं आज आईएएस ऑफिसर होता। वो आने के बाद अपना आईएएस आईपीएस होने के सपना चूर हो गया। फिर आए तो हरे जगत्यानी ने मुझे अपने ऑफिस में रख लिया, काम दे दिया कि एडवोकेट करके डीएम हरीश में हो गया। और उस समय डिस्प्यूट हो गया जनता दल में और जनसंघ में, और बीजेपी की स्थापना
6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। उस दिन से मैं हॉस्टल में ही था, उस समय गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में था। गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल का प्रेसिडेंट बन गया और एडमिशन लिए, और वहाँ से पहला ही बीजेपी बनते ही दक्षिण मुंबई जिला जनरल सेक्रेटरी रहता था हॉस्टल में। और जिला जनरल सेक्रेटरी एक नई बात थी, यूनिवर्सिटी में रहता था और साउथ बॉम्बे नंबर 1 एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ का मुझे जनरल सेक्रेटरी बन गया और सक्रिय राजनीति में आ गया। पिताजी का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, व्यवहार, और बीजेपी बनने के बाद 1980 में पहला अधिवेशन बना लगा बांद्रा में, सबसे बड़ा अधिवेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का। स्वरूपचंद जी गोयल, जयवंती बहन, नानू भाई पटेल, प्रेम कुमार शर्मा, विनोद जी गुप्ता, राम नायक, अशु अडवाणी जी, उन सब का ब्लू आइड बॉय, सबका लड़का, क्योंकि उस जमाने में सबसे कम उम्र का कोई राजनीति में था तो मैं था, 22 साल का, 22-23 साल में जनरल सेक्रेटरी, जिला जनरल सेक्रेटरी, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उस अधिवेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद मुंबई बीजेपी का एक प्रमुख कार्यकर्ताओं का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई कोचीन में। मुझे आज कहते हुए बड़ा गर्व आता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति आज तक के बीजेपी के इतिहास में होऊंगा। 24 साल का, नेशनल एग्जीक्यूटिव में 24 साल का। वहाँ कोचीन के एक स्कूल में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई। मुझे पहली बार बीजेपी के मंच में वहाँ पर बोलने को मौका मिला, और मैं इतना कम उम्र का था कि वहाँ के सारे पेपर वालों ने मेरा फोटो छापा और सबने हिम्मत दी, बोल 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 बोल। और फिर सक्रिय राजनीति में आ गया 1985 में या 84 में। मुझे हॉस्टल में रहता था उस समय, मुझे नगर पालिका का टिकट मिला और सब हार गए। मेरे कारण जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता टूटा, क्योंकि मैं बीजेपी का नेताओं का खास लाड़का, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी। उसी सीट पे रमेश जी, जो उस समय के जो थे पटेल, शांतिभाई पटेल, उनका राइट हैंड मैन, वो सीट पहले वो कॉर्पोरेटर, सिटिंग कॉर्पोरेटर थे, तो टकराव हो गया। और टकराव होने के कारण बीजेपी और शिवसेना जनता दल का समझौता ही टूट गया मेरी वजह से। और जो समाज ने, जो लोगों ने, अब 24 साल एकदम उत्साह से भरा हुआ, कॉलेज के लड़के चुनाव प्रचार में आते थे, हॉस्टल की लड़कियां और कॉलेज की लड़कियां चुनाव प्रचार में आते थे। ऐसा यंग ग्रुप कभी किसी ने देखा। वो पहली बात तो मुझे कैंडिडेट मानते ही नहीं थे। आ छोकरो न गुजराती बोलनी आवे, न मराठी बोलनी आवे, और उत्साह खूब, घर घर डोर डोर, वो सब। और उस समय एक बात बताऊं, एक राजस्थानी कम्युनिटी को एक जैसे एनर्जी का पोस्ट डॉज मिलता हो ना, यहाँ से उसमें भिवंडी फेमस थी, भिवंडी। उसमें वसई भाईंदर इतने फेमस नहीं थे। भिवंडी से लोग आवे काम करने, क्योंकि भिवंडी कपड़े का होने का कारण, वो क्या बोलते थे, वो एक कपड़ा आता है वो ना पावलू में, वो क्या, ग्रे, ग्रे सब इधर आता था, मालूम है। और ज़्यादातर ग्रे का बहुत व्यापार था उन दिनों में। तो भिवंडी के हजारों लोग रोज आते थे और हजारों लोग वापस जाते थे और पेमेंट लेके आते थे। और एक भिवंडी का उस समय मुंबई का बहुत ज़्यादा संबंध था, पूना वहाँ पर, और सब लोग चुनाव में ऐसे गिरे। और ईश्वरीय इच्छा थी राजनीति में, 611 वोटों से जीत गया। और मेरे सामने एलिफेंट थे, मेरे सामने बाबूभाई बारोट, पैसे वाला, नामचीन आदमी, उस जमाने का नामचीन आदमी, कांग्रेस से खड़ा हुआ, साधनों की कोई कमी नहीं।
रमेश संघवी जनता दल का सिटिंग कॉर्पोरेटर, गुजराती जैन, गुजरातियों का वर्षोत्सव। पर एक काकूभाई मेहता करके थे जो कांग्रेस के थे, फुटपाथ पार्लियामेंट के बॉस थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक कांतिभाई शिरोई वाले, मुकेश जी तातेड़, उमेनमल जी, मोहन जी थे, पता करना एक बहुत उनसे, मैंने उनके साथ में मोहन जी करके गोलवाड़ का किंग था वो, और ये वीना जी के पिताजी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो, और ऐसा ग्रुप ऐसा जमा कि हर आदमी घर घर जा रहा है। मुझे बोले आना ही नहीं, कौन उम्मीदवार है वो तो पता ही नहीं चला, कौन आदमी है वो पता ही नहीं चला, और मैं जीत के आया। तो ये थी राज के पुरोहित जी के कॉर्पोरेटर से एमएलए बनने की कहानी। आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए। राज के पुरोहित जी का पार्ट 3 भी जल्दी आएगा हमारे इसी चैनल पर। थैंक यू।